आप सभी शिक्षक साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे नेस 2021 की। ये 12 नवंबर 2021 को जो है आयोजित किया जाएगा। आगे देखते हैं क्या है इसके बारे में। इसके सामान्य परिचय की बात कर लेते हैं हम। यह भारत सरकार का एक सैंपल आधारित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण नेस कक्षा 3, 5, 8 और 10 के लिए है। सैंपल आधारित का मतलब क्या हुआ, यानी संपूर्ण भारत की संपूर्ण स्कूलों या विद्यालयों में ये आयोजित नहीं किया जाएगा, बल्कि कुछ चुनिंदा शालाओं में ही जो है इसका परीक्षण किया जाएगा। आगे देखते हैं। नेस योग्यता आधारित राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर मूल्यांकन है, यानी यह बच्चों की योग्यताओं का मूल्यांकन करता है कि जो भी लर्निंग आउटकम, जो भी विषय संबंधी दक्षताएं उसको आनी चाहिए वो उसमें है या नहीं। जो छात्रों की सीखने की उपलब्धि के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। और आपको बता दूं शिक्षक साथियों, ये जो सर्वे है ये प्रति 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है। पिछली बार ये सर्वे 2017 में आयोजित किया गया था, अब 2021 में, और सबसे पहली बार 2014 में किया गया था। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे नेस एक परीक्षा नहीं है, फिर क्या है ये शिक्षा प्रणाली की हेल्थ जानने की सामान्य जांच प्रक्रिया है। यानी जैसे हम कैसे सामान्य रूप से अपना चेकअप कराते हैं, भाई ठीक है हम स्वस्थ हैं या नहीं, हमारा बीपी कैसा है, शुगर कैसा है, यानी सिंपल तरह से जो हम चेकअप कराते हैं, ये हमारी शिक्षा प्रणाली का हेल्थ जानती है। आगे देखते हैं। सर्वे परिणाम के आधार पर शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है और नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। जब ये सर्वे का परिणाम आ जाता है तो फिर शिक्षण में कहाँ कहाँ क्या कमियाँ हैं, दक्षताओं में कहाँ कहाँ कमियां हैं, उनमें गुणवत्ता सुधार हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। जैसे पिछली बार 2017 में दक्षता उन्नयन कार्यक्रम शुरू किया गया था। जो बच्चों की मूलभूत दक्षताएं उसमें पिछड़ गई थी, उनको लाने के लिए दक्षता उन्नयन कार्यक्रम शुरू किया गया था। आगे देखते हैं। 12 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे नेस का आयोजन होना प्रस्तावित है, यानी अभी ये प्रस्तावित है, डन नहीं है, तय नहीं है, लेकिन 12 नवंबर 2021 को होना संभावित है। इस सर्वे में कक्षा 3, 5, 8 और 10 के बच्चों को सम्मिलित किया जाएगा। आगे देखते हैं। इसमें विषय कौन कौन से होंगे। कक्षा 3, 5 में हिंदी, गणित, पर्यावरण अध्ययन होगा, अंग्रेजी नहीं है। और कक्षा 8 में देखें मित्रों, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को सम्मिलित किया जाएगा। तो ये विषय हैं, ये हम शिक्षकों को पता होना चाहिए। अगर हमारे पास ऊपर से राज्य स्तर से या फिर जिले स्तर से फ़ोन आते हैं किसी भी प्रकार से, तो हमें ये सामान्य प्रश्नोत्तरी भी पता होना चाहिए किन कक्षाओं में आयोजित होगा, कौन कौन से विषयों में जो है नेस का टेस्ट आयोजित किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेस 2017 में विषयवार चयनित लर्निंग आउटकम्स पर आगामी सर्वे प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी जो 2017 में जो कमियाँ थी, जो कमजोरियाँ रह गई थी, उनमें से चयन किया जाएगा। जो लो परफॉर्मिंग लर्निंग आउटकम थे, है ना, विषयवार, उसमें से चयनित करके ही प्रश्न पूछे जाएंगे। नेस सर्वे में पूछे जाने वाले प्रश्न उच्च स्तरीय क्षमताओं वाले होंगे। उच्च स्तरीय क्षमता का मतलब क्या होता है, जैसे बच्चा विश्लेषण कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, बच्चा विश्लेषण कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तार्किक चिंतन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है वो, और अवधारणाओं को समझने की उसकी क्षमता कैसी है। तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं हम। ये जो आपको बार चार्ट दिखाई दे रहा है, ये राष्ट्रीय औसत और हमारे राज्य की औसत की तुलना करता है। देखिए आप यहाँ पर क्लास 3 दिखाई दे रहा है, क्लास 5 और क्लास 8। अब कैसे हम इसको समझें, तो यहाँ तक देखिए, ये कक्षा तीसरी का हो गया एरिया। इसमें 3 विषय हैं, EVS यानी पर्यावरण, लैंग्वेज ये हिंदी भाषा का टेस्ट है, और मैथमेटिक्स यानी गणित। अब हम देखें, इसमें नीचे लिखा हुआ है कि ये जो ब्लू डॉट है ये स्टेट यानी राज्य का बार है, और हरा वाला जो दिख रहा है वो राष्ट्रीय यानी हमारे संपूर्ण भारत का जो बार चार्ट है। अब देखें पर्यावरण में क्या प्रदर्शन है। पर्यावरण की अगर हम बात करें तो दोनों लगभग बराबर है, 65-65। यानी हमारा जो स्टेट है मध्य प्रदेश, उसने
देश के एवरेज औसत के बराबर प्रदर्शन किया है 65। फिर भाषा में देखें तो स्टेट यानी ब्लू लाइन 70 दिखा रही है और ग्रीन लाइन 68 दिखा रही। तो हमने देश से थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है पूरे भारत की यदि बात करें तो हम। उसके बाद देखें आप मैथमेटिक्स में थोड़ा सा हम पिछड़े हुए हैं 62 और यहाँ पर स्कोर है 64। तो ये एवरेज स्कोर दिया हुआ है राष्ट्रीय स्तर का हमारे राज्य के साथ। इसी तरह से आप देख सकते हैं 5वीं कक्षा में भी 3 विषयों का दिया हुआ है। फिर इसी तरह से 8वीं कक्षा में ये दिया हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, नहीं 4 का दिया हुआ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो आप बार चार्ट को अच्छे से अध्ययन करके समझ सकते हैं कि हम राष्ट्रीय स्तर के प्रदर्शन में राज्य स्तर का हमारा तुलनात्मक प्रदर्शन कैसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस हमारा दिया हुआ है। अब जिलेवार प्रदर्शन की बात कर लेते हैं हम। ये हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब अलग अलग ज़िले बने हुए हैं, यानी टोटल 52 ज़िले हैं। 52 ज़िलों में अगर बात करें हम टॉप पर तो नरसिंहपुर टॉप पर है। देखिए नरसिंहपुर का 68.4 स्कोर है। और सबसे अगर नीचे की बात करें, सबसे निचले पायदान पर है पन्ना जो कि 43.4 पॉइंट के साथ, यानी डिफरेंस 25 पॉइंट का है टॉप और बॉटम के बीच में। और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा रेड लाइन जो है पन्ना और अलीराजपुर पे है, यानी पन्ना 43.4 और अलीराजपुर 44.3। तो आप अगर देखें इसको तो ये लास्ट के ज़िले हैं, ये रेड जोन में हैं, इनको सुधार की बेहद ज़रूरत आवश्यकता है। और सबसे नंबर 1 पे कौन है? नरसिंहपुर है। तो नरसिंहपुर को ग्रीन जोन में दर्शाया है। और उसके बाद आता है सागर, ये फर्स्ट और सेकंड की लगभग रैंक हो गई। तो ग्रीन जोन में जो हैं वो सबसे टॉप पर है, रेड जोन वाले जो सबसे बॉटम में हैं, और बाकी तो सब एवरेज हैं। 50-55 वाले येलो जोन में हैं, 55 से 60 वाले लाइट ग्रीन जोन में हैं, पिंक जोन में जो है 45 से 50 वाले हैं। तो ये अलग अलग ज़िलों का परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि टॉप पे कौन है, बॉटम में कौन है। ये सामान्य जानकारी है एक तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेस से हमने क्या सीखा, देखते हैं हमने पिछली बार जो नेस आयोजित हुआ था उससे क्या क्या सीखा है। तो ये हमने इसमें कुछ डेटा एनालिसिस करके देखे हैं और इसमें क्या बता रहे हैं कि भाई हमारे मध्य प्रदेश की रैंक जो है ओवरऑल, मध्य प्रदेश की रैंक कितनी है? मध्य प्रदेश की रैंक है 17वीं, MP 17 नंबर पर, यानी ना हम टॉप में हैं ना बॉटम में हैं, हम बीच में हैं, अभी सेफ हैं। अब जैसे जैसे कक्षावार सभी विषयों में बढ़ते जाते प्रदर्शन में गिरावट आ रही है। आप देखें यहाँ पर कक्षा 3, 5, 8 और 10 को देखें। कक्षा तीसरी अगर मैथ्स की बात करें, मैथ्स को उन्होंने हाईलाइट करके दिखाया। देखिए कक्षा 3 में 62%। अब ये 62% का क्या मतलब है? जितने प्रश्न नेक्स्ट सर्वे में पूछे गए थे उनमें से केवल 62% प्रश्नों के सही जवाब बच्चे दे पाते हैं। उसके बाद जैसे क्लास 5 में आते हैं तो ये परसेंट कम हो जाता है, यानी 48% क्वेश्चन के ही आंसर बच्चे दे पाते हैं। फिर 8th में और कम हो जाता है 40%, और 10th में तो केवल 30% क्वेश्चन के ही आंसर दे पाते हैं बच्चे। इसका मतलब ये कि उत्तर अवनति या गिरावट आई है बच्चों के प्रदर्शन में। तीसरी से लगाकर 10वीं तक अगर वो गया है तो धीरे धीरे जो है उसके स्तर में या प्रदर्शन में गिरावट दर्ज की। यहाँ पर लाइन चार्ट से भी आप देख सकते हैं, देखिए ये गिरावट बता रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ। तो कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि हम नाच से हमारे प्रदर्शन को सुधारने के बारे में सीखें कि भाई क्या रणनीति तैयार की जाना चाहिए। अब देखें कुछ लर्निंग आउटकम, विशेषकर गणित और सामाजिक अध्ययन में ज़्यादा खराब प्रदर्शन हुआ है। और कक्षा 5 में 8 में 50% औसत स्कोर के साथ कम 10 ज़िलों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या डेटा एनालिसिस करके दिए गए हैं। प्रदर्शन के टॉप 10 ज़िले, तो टॉप 10 ज़िलों में नरसिंहपुर जो है नंबर 1 पर है। नरसिंहपुर नंबर 1 पर दिया हुआ है, ये रहा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक विषय में, ये क्लास 3 के सभी सब्जेक्ट का एवरेज निकाला है, कक्षा 3 के तीनों विषयों का। और यहाँ पर क्लास 5 के भी तीनों विषयों का एवरेज है और क्लास 8 के तीनों विषयों का। तो नरसिंहपुर टॉप पे ही है, सभी जगह देख सकते हैं आप। अब यहाँ कक्षा तीसरी में 77% एवरेज स्कोर है उसका, और 5वीं में 65 है, 8वीं में 64 है, मतलब टॉप 1 पे, नंबर 1 पे। तो ये टॉप 10 जिले। 10वें नंबर पे है शहडोल डिस्ट्रिक्ट।
लास्ट में अब देखते हैं हम इसके बाद बॉटम का प्रदर्शन कैसा रहा है। अब बॉटम के जिले, बॉटम मतलब नीचे से नंबर 1, तो कक्षा 3 में अलीराजपुर नंबर 1 है, कक्षा 5 में पन्ना और कक्षा 8 में भी पन्ना। तो एवरेज अगर देखा जाए तो पन्ना जो है सबसे नीचे है। और नीचे से 10वें नंबर की अगर बात करें, अगर हम नीचे से गिनती शुरू करें 1 2 3 4 5, तो 1 पर तो पन्ना आ रहा है और 10वें नंबर पर आ रहा है आपका श्योपुर। ठीक है, आगे देखते हैं शिक्षक साथियों। कक्षावार विषयवार लर्निंग आउटकम, ये एलओ मतलब होता है लर्निंग आउटकम। एलओ मतलब क्या हो रहा है, लर्निंग आउटकम, लर्निंग आउटकम्स यानी सीखने के प्रतिफल, सीखने के प्रतिफल। चलिए, तो कक्षावार क्या प्रदर्शन है लर्निंग आउटकम में, देखते हैं। कक्षा 3 का हिंदी का नेस में जो 2017 में परफॉर्मेंस था, हाई परफॉर्मेंस 68% बच्चे कौन सी समझ रखते हैं, छोटे पाठ को पढ़ते हैं, मुख्य विचार विवरण क्रम की पहचान करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं, छोटे छोटे पाठ पढ़ लेते हैं। लेकिन लो यानी कमज़ोर परफॉर्मेंस क्या है उनका, कमज़ोर 67 है। तो क्या कक्षा की दीवारों पर मुद्रित स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, कविताएं, पोस्टर, चार्ट आदि, ये जो है लो परफॉर्मिंग है। लो परफॉर्मिंग मतलब इस पे जो है बच्चे कम कर पाते हैं। तो देखते हैं आगे, और इसी पर 2 ही लर्निंग आउटकम लिए गए थे इसमें। हाई को देखें, इसमें कक्षा 5 में हाई परफॉर्मिंग, पाठ पढ़कर समझ लेते हैं 56%, और कहानी की पुस्तकें विचारों को विज्ञान के रूप में समझकर पढ़ते हैं, ये 53%। तो ये हाई परफॉर्मेंस है, इसको मतलब बच्चे कर पाते हैं। आगे देखते हैं, ये फिर इसी तरह से कक्षा 8 हिंदी का दिया हुआ है। तो ये सारे विषयों का इसमें आप देख सकते हैं, ये क्लास 3 मैथ्स नेस का हाई परफॉर्मिंग लर्निंग आउटकम क्या क्या है, बच्चे क्या क्या कर पाते हैं, ये तो सब शिक्षक साथी समझ लेंगे। इसको देखकर पता कर लेंगे कि भाई किस लर्निंग आउटकम में उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया है। हम आगे देखते हैं कि इसमें और क्या बेहतर करने के लिए इस बार हमें दिया गया है। चलिए, अब इसके तैयारी की रणनीति की बात करते हैं। रणनीति किस तरह की इसमें अपनाई जानी है, तो देखते हैं। सबसे पहले एमपी ने 2014 से 17 तक रैंकिंग में सुधार किया है, परंतु 21 में नेस में आपके प्रयासों से हम बेहतर कर सकते हैं। देखिए, ये 2014 को देखिए आप, कौन सी रैंक है, 24वीं रैंक, हमारा एमपी 24वें नंबर पर, 2017 में 17वें नंबर पर, और 21 में क्या उम्मीद की जा रही है कि मध्य प्रदेश को टॉप 10 में लाना है, ये लक्ष्य है। तो इसके लिए रणनीति तैयार की गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये वक्तव्य था कि टॉप 10 में हमारे मध्य प्रदेश को लाना है, और साथ ही साथ राज्य शिक्षा केंद्र के सभी विद्वान, विषय विशेषज्ञ और जितने भी अधिकारीगण हैं वो भी इसमें जी जान से लगे हुए हैं। वो भी शिक्षकों का जो यूट्यूब के माध्यम से उन्मुखीकरण कर रहे हैं, और मॉनिटरिंग भी समय समय पर की जाएगी। साथ ही साथ राज्य से लेकर संकुल स्तर तक जो है नेस अधिकारियों की या नेस प्रभारियों की जो नियुक्ति भी हो गई है। तो अब जो है इस पर मतलब हमें गंभीरता से विचार करना होगा, और हमें बच्चों को मतलब जो भी इसमें क्राइटेरिया दिया गया है, जो प्रश्न बैंक हमें भेजे गए, उनका अच्छे से अभ्यास करवाया जाना है। कक्षा 6 से 8 तक तो बच्चे जो हैं स्कूल में आ रहे हैं, तो स्कूल में उनको अभ्यास करवाएंगे। लेकिन 1 से 5, कक्षा 3 और 5 के बच्चे अभी भी जो है शालाएं बंद होने से घर पर है, तो हमें डोर टू डोर जाकर जो है उन बच्चों को ये प्रैक्टिस करवाना है। और इसके लिए साप्ताहिक प्रश्न पत्र भेजे जा रहे हैं, जिसमें केवल 10 ही प्रश्नों का अभ्यास करवाना है। तो एक हफ्ते में आप 10 प्रश्न तो करवा सकते हैं शिक्षक साथियों। तो बस लग जाइए, जी जान से मेहनत करिए। आगे देखते हैं, जिला स्तर पर नेस 2021 के लिए रणनीति। अब ये जिला स्तर के लिए क्या रणनीति है, तो यूट्यूब लाइव कार्यक्रमों से नेस के महत्व को जागरूकता और तैयारियों की चर्चा करना है। फिर नेस की जो है तैयारी को लेकर सभी विभागीय अधिकारियों का उन्मुखीकरण किया जाना है जिला स्तर पर। मीडिया, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर द्वारा जागरूकता फैलाएंगे। समुदाय और पालकों का सहयोग प्राप्त करना है इसके लिए। फिर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा भेजे जा गए अभ्यास प्रश्न का उपयोग करना है। जो शिक्षा केंद्र, राज्य शिक्षा केंद्र RSK ने हमें अभ्यास प्रश्न भेजे हैं, उनका उपयोग करके साप्ताहिक टेस्ट पेपर हल करवाना। हर हफ्ते बच्चों को साप्ताहिक टेस्ट पेपर हल करवाना है। उसके बाद 3, 5, 8 में बच्चों को मॉक टेस्ट 1, 2, 3 यानी 3 मॉक टेस्ट होंगे बच्चों के। 3, 5, 8 में मॉक टेस्ट मतलब नकली परीक्षा, एक तरह से जो नेस का सर्वेक्षण होगा उसी के जैसा एक नकली सर्वेक्षण किया जाएगा। उस पेपर आएगा, बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जैसे चुनाव में मॉक चुनाव नहीं होता, ओरिजिनल चुनाव के पहले
नकली दिखावा प्रदर्शन चुनाव, उस तरह से। और OMR शीट का उपयोग केवल कक्षा 8 के लिए करना। OMR शीट कक्षा 8 के लिए होगी। चलिए आगे देखते हैं। परिणामों की एम शिक्षा मित्र पर प्रविष्टि करना है। ध्यान रहे शिक्षक साथियों, हमने जो भी परिणाम मॉक टेस्ट में बच्चों के आए हैं उनको एम शिक्षा मित्र पर प्रविष्टि करना है, ये अनिवार्य है। राज्य स्तर से कक्षा विषयवार शिक्षकों के उन्मुखीकरण में सहायता देना है या सहभागिता करना है। चलिए आगे देखें। स्कूल खुल पाने की स्थिति में क्या तैयारी। अगर स्कूल खुल जाते हैं तो हमें बच्चों को नियमित अभ्यास बोर्ड पर या अभ्यास पुस्तिका में हल करवाना है। जांच को त्रुटि सुधार ये जो भी है हम कर सकते हैं, हमारी ओर से करना है। और शिक्षक नेस पैटर्न के प्रश्नों को तैयार करें, उनका नियमित अभ्यास करवाएं। जब विद्यालय खुल जाते हैं ये तब की बात हो रही। प्रति सप्ताह टेस्ट करवाएं बच्चों से, और मॉक टेस्ट से OMR शीट पर कक्षा में अभ्यास करवाना है। OMR शीट भी आप जो है फ़ोटोकॉपी करवा लें, अगर ओरिजिनल वहाँ से आ जाती प्रदाय की जाती तो ठीक है, अदरवाइज़ आप फ़ोटोकॉपी करवा लें। मॉक टेस्ट उपरांत प्रश्नवार विश्लेषण करना कि बच्चों को कहाँ कठिनाई आ रही है, ये विश्लेषण भी किया जाना है। और ठीक उसी प्रकार के प्रश्नों से बच्चों को अतिरिक्त अभ्यास कराना है। यानी जो प्रश्न बैंक भेजी गई जरूरी नहीं कि वही प्रश्न पूछे जाएँ, लेकिन हाँ उस प्रकार के और प्रश्न बनाकर आप अभ्यास करवा सकते हैं। और डाइट फैकल्टी द्वारा क्षेत्रांतर्गत आने वाले शालाओं में नियमित नेस अभ्यास के लिए ऑनलाइन सपोर्ट भी दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते आते हैं हम। फिर उसके बाद अगर स्कूल नहीं खुल पाता तब क्या होगा। अगर स्कूल नहीं खुल पाता है तो फिर व्यक्तिगत हमें या फ़ोन के संपर्क द्वारा बच्चों से कठिनाइयों का निराकरण करवाना है। और किसी एक सुरक्षित स्थान पर बुलवाकर जो बच्चों को कोविड सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए भी नए पैटर्न प्रश्नों को हल किया जा सकता है। जैसे किसी चौपाल पर पहले जैसे मोहल्ला क्लास लगाई जाती थी, इस तरह से भी हम बच्चों को बुला सकते हैं, लेकिन कोविड नियमों का पालन करते हुए। जो सुरक्षा नियम है, डिजिलैब समूह के माध्यम से प्रति शुक्रवार भेजे जाने वाले प्रश्नों का अभ्यास करवाएं। यूट्यूब फेसबुक लाइव द्वारा शिक्षकों का सघन प्रशिक्षण और मॉक टेस्ट उपरांत विश्लेषण करना, ये स्कूल न खुल पाने की स्थिति की रणनीति है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें गतिविधियां कब किसके द्वारा की जाएगी, तो याद रहे शिक्षक साथियों, अगस्त नवंबर जब तक सर्वे नहीं हो जाता तब तक इसकी सघन मॉनिटरिंग की जाएगी। और मॉनिटरिंग मोड कैसा होगा, शाला भ्रमण, दूरभाष यानी फ़ोन लगाकर पूछा जा सकता है, और उसके बाद बैठकें करवाई जा सकती है। फिर जिला विकासखंड स्तर के समक्ष बैठकों में कलेक्टर द्वारा जो नेस की समीक्षा बैठक होगी, है ना। और एम शिक्षा मित्र के माध्यम से अभ्यास की मॉनिटरिंग, मतलब वहाँ पर भी अपलोड किया जा रहा है कि नहीं कंटेंट, ये भी देखा जाएगा। तो ये सारी जो है तरीके, ये सारे टेक्निक जो है ये मॉनिटरिंग के हैं। और किसके द्वारा ये मॉनिटरिंग की जाएगी, संभाग आयुक्त है, संचालक हैं, जिला शिक्षा अधिकारी DPC, डाइट प्राचार्य, जिला नेस प्रभारी अधिकारी, उसके बाद संकुल प्राचार्य, APC अकादमिक, क्लस्टर नेस प्रभारी अधिकारी, BRC, BSc जन शिक्षक, इतने अधिकारी जो हैं इसके निरीक्षण में अगस्त से लेकर नवंबर तक इसकी सघन मॉनिटरिंग करेंगे। तो मतलब मामला बड़ा गंभीर है शिक्षक साथियों, इसको हल्के में नहीं लेना है, हमें बस इस पे लग जाना है। आगे देखते हैं। दायित्वों की बात कर लेते हैं। तो सबके अलग अलग दायित्व जिले से लेकर के संकुल तक और संकुल से लेकर शिक्षक तक सबके अलग अलग दायित्व इसमें तय किए गए हैं। जैसे अभ्यास प्रश्न बैंक के प्रश्नों को हल करने के संबंध में जिले के शिक्षकों का वेबिनार के माध्यम से मार्गदर्शन, ये डाइट के कर्तव्य हैं। उसके बाद फैकल्टी में जिसे SRG DRG को ब्लॉक का प्रभारी बनाना है, हर ब्लॉक में एक प्रभारी बनेगा SRG DRG को। और विषय विशेषज्ञ व्याख्याता शिक्षक के जिले कि कम परफॉर्मेंस वाले लर्निंग आउटकम के प्रश्नों को हल करने के वीडियो बनाकर शिक्षक के समूह में भेजना। मतलब अगर कोई विषय विशेषज्ञ हैं तो वो शिक्षकों के लिए प्रश्न पत्र हल करके जो क्वेश्चन बैंक भेजा गया है उसको ग्रुप में साझा कर सकते हैं। एक सप्ताह में न्यूनतम 5 विद्यालय में मॉक टेस्ट साप्ताहिक टेस्ट पेपर का विश्लेषण करना है। और प्रति सप्ताह वो कम से कम 5 विद्यालयों में जाएंगे डाइट से और मॉक टेस्ट का या साप्ताहिक टेस्ट पेपर का विश्लेषण करेंगे। लर्निंग आउटकम का अधिक से अधिक अभ्यास कराने हेतु शिक्षकों को प्रेरित करना और लर्निंग आउटकम में शिक्षकों की द्वारा मैपिंग सुनिश्चित। अब ये मैपिंग क्या है, तो मैपिंग का मतलब होता है शिक्षकों जो लर्निंग आउटकम आपको दिए गए हैं या निर्धारित किए हैं उन लर्निंग आउटकम को पाठ्य पुस्तक से मैप करके देखना कि भाई ये फला लर्निंग आउटकम पाठ्य पुस्तक के किस पाठ में मिलेगा और कौन से पेज नंबर पर। मान लीजिए लर्निंग आउटकम दिया है कि बच्चे दीवार पर चित्रित लेख या मुद्रित लेख को पढ़ते हैं, तब ये लर्निंग आउटकम पाठ्य पुस्तक कि कौन से पाठ में और कौन से पृष्ठ पर मिलेगा उसके सामने उसका अंकन करना है। तो ये होता है मैपिंग।
चलिए आगे देखें। अब जिला परियोजना समन्वय के कर्तव्य दिए हैं, अभी डाइट के देखे हमने। फिर वही की बात, 2021 में बच्चों की बेहतर प्रदर्शन तैयारी हेतु विभिन्न प्रयासों का क्रियान्वयन करवाएंगे। ये जो जो प्रयास किए जा रहे हैं कि नहीं किया जा रहा है उनको देखेंगे। क्लस्टर नेस प्रभारी अधिकारी का राज्य के निर्देशानुसार नियुक्ति आदेश जारी कर सकेंगे। और टीबीसी के डिपो से जिले अनुसार प्रश्न बैंक, टेस्ट पेपर और ये सब प्राप्त करके बच्चों शालाओं तक पहुंचाना। जिला नेस अधिकारी के दायित्वों को निर्वहन की सर्वोच्च प्राथमिकता देकर सहयोग करना, यानी जिले स्तर पर जो नेस प्रभारी है उसके दायित्वों को निर्वहन करने के लिए सहयोग प्रदान करना। और ठीक इसी प्रकार से विभिन्न जो भी कर्तव्य दिए गए थे वही के वही हैं, जो डाइट को करना है वो इनको भी करना है। जिला नेस प्रभारी अधिकारियों के कर्तव्य अब जिला नेस अधिकारी भी वही करेंगे, सेम टू सेम। भाई कार्यक्रम में जो प्रयास किए जा रहे हैं वो क्रियान्वयन है कि नहीं, उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। जिले के सभी शिक्षकों द्वारा अपनी अपनी कक्षा के विषय को लर्निंग आउटकम पाठ्यपुस्तक से मैपिंग की है कि नहीं की है। इन्हें मैपिंग करना बहुत आवश्यक है फ्रेंड्स, शिक्षक साथियों। विद्यालय के बच्चों द्वारा अभ्यास प्रश्नों को हल करने में आने वाली कठिनाई द्वारा शिक्षकों का निराकरण और त्रुटि संशोधन का कार्य किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसकी सघन मॉनिटरिंग करेंगे जिला नेस अधिकारी। तो जिले स्तर से जो नेस अधिकारी आएगा वो ये स्कूलों में जाके ये देखेंगे कि बच्चे वही हल कर रहे हैं तो क्या समस्या आ रही थी, त्रुटि संशोधन शिक्षक द्वारा किया गया कि नहीं किया गया है। और जो भी विद्यालय के शिक्षक हैं वो पालक मॉनिटरिंग करता अधिकारियों को जागरूक करके संवेदित करना है। राज्य स्तर से नेस की तैयारी हेतु उपलब्ध कराई गई अभ्यास प्रश्न बैंक एवं मॉक टेस्ट, साप्ताहिक प्रैक्टिस प्रश्न पत्र सभी विद्यालयों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। आगे देखते हैं हम, ये तो हो गए जिला नेस प्रभारी। उसके बाद और कर्तव्य दिए हैं दूसरे नंबर पर, ये आप सब पढ़ सकते हैं, इसमें कोई विशेष ऐसी बात नहीं है। क्लस्टर नेस अधिकारी प्रभारी की जो है नियुक्ति आदेश जारी करना, ये भी जो है पढ़ा जा सकता है, इसको आप इसकी पीडीएफ जो है पढ़ सकते हैं। क्लस्टर नेस प्रभारी अधिकारी के चयन का आधार क्या है, तो क्लस्टर स्तर पर हम नेस प्रभारी अधिकारी को कैसे चयन कर सकते हैं। चयन के पदनाम के आधार पर न उसके कार्य प्रदर्शन और मूल्यांकन गतिविधियों तथा नेस में उसकी रुचि सक्रियता के आधार पर किया जाए। मतलब क्लस्टर लेवल पर जो अधिकारी होगा नेस का, वो ऐसा नहीं है कि भाई पदनाम के आधार पर है कि कोई बड़ा पद है तो उसको बना दिया, बीआरसी, बीएसी या फिर जन शिक्षक है तो उसको नियुक्त कर दिया, ऐसा नहीं है। भाई ये देखा जाए कि कार्य प्रदर्शन कैसा है, मूल्यांकन गतिविधियों में और नेस में क्या उसकी रुचि है, सक्रियता है, इस आधार पर। कर्तव्यनिष्ठ, सक्रिय, उत्साही, अकादमिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए। डीआरजी या मास्टर ट्रेनर, वरिष्ठ शिक्षक का भी चयन किया जा सकता है। तो क्लस्टर लेवल का जो नेस प्रभारी है वो शिक्षकों में से भी हो सकता है। आधुनिक कंप्यूटर तकनीकी की मूलभूत समझ होना उसको, परंतु चयन का प्रमुख आधार नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर ये विकासखंड में सभी बीएसी क्लस्टर आवंटित तो दायित्व सौंपना। 25 क्लस्टर है तो 5 क्लस्टर जो है हाँ 25 क्लस्टर है तो 5 क्लस्टर के लिए एक बीएससी को समन्वय अधिकारी नियुक्त करना, एक बीएससी को समन्वय अधिकारी नियुक्त करना। हर बीएससी को प्रभार क्लस्टर में नेस तैयारी के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रगति हेतु समन्वय करने के लिए निर्देशित करना। जिला नेस प्रभारी अधिकारी के निर्देश अनुसार सौंपे गए कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देना और सप्ताह में एक बार क्लस्टर नेस अधिकारी के साथ बैठक करके तैयारी की प्रगति की समीक्षा करना और ब्लॉक में बेस्ट प्रैक्टिस करवाना, यानी ये अपने ब्लॉक में बेस्ट प्रैक्टिस करवाने का काम करेंगे। ये सभी क्या करेंगे, बीएससी करेंगे। चलिए सीएससी की भूमिका देख लेते हैं। इसमें सीएससी मतलब जन शिक्षक की क्या भूमिका है, तो राज्य स्तर से जो उपलब्ध कराए गए अभ्यास प्रश्न बैंक और मॉक टेस्ट का साप्ताहिक प्रैक्टिस प्रश्न पत्र सभी विद्यालयों तक पहुंचाएंगे ये जन शिक्षक महोदय। और डिजी लैब के माध्यम से प्रतिदिन अभ्यास प्रश्न कक्षावार एवं विषयवार व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने की मॉनिटरिंग करेंगे। तो जन शिक्षक महोदय की ये जो है भूमिका या दायित्व है। अभ्यास प्रश्न बैंक साप्ताहिक 10 प्रश्न बच्चों को उपलब्ध हो जाएं, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे शिक्षक के माध्यम से। प्रतिदिन अपने प्रभार के विद्यालयों में जाकर, यानी जो जो विद्यालय उनको मिले हैं वहाँ पर अभ्यास हेतु शिक्षकों द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, संपर्क किया जा रहा है कि नहीं, उसकी प्रभावशीलता उपादेयता सुनिश्चित करेंगे। प्रभार की समस्त शालाओं में शिक्षकों से संपर्क का साप्ताहिक रोस्टर तैयार करें, सभी शिक्षकों से संपर्क हो।
और उसके पश्चात सप्ताह में एक दिन शनिवार अनिवार्य तक कार्य क्षेत्र की समस्त शालाओं में शाला प्रमुख के साथ बैठक के तैयारी की प्रगति की समीक्षा करें, अपनी बेस्ट प्रैक्टिस सभी के साथ साझा करें। तो ये है हमारे CSE महोदय इसकी भूमिका। अब शिक्षक की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। कक्षा शिक्षक को क्या करना होगा? कक्षा शिक्षक या विषय शिक्षक अभ्यास प्रश्न बैंक के प्रश्नों में से प्रश्न देकर बच्चों से प्रश्न हल करवाएंगे या अभ्यास करवाएंगे। इसी स्वरूप विकृति या प्रकृति के अन्य उपलब्ध निर्मित प्रश्नों को देकर, यानी जो प्रश्न बैंक में प्रश्न दिए हैं उसके अलावा भी उसी प्रकार के और प्रश्न तैयार करके बच्चों को प्रदान करके उनका अभ्यास करवा सकते हैं। अभ्यास प्रश्न बैंक से अभ्यास साप्ताहिक टेस्ट पेपर मॉक टेस्ट 1, 2, 3 मॉक टेस्ट होने वाले हैं, निर्देशानुसार हल करवाया जाए। जिन प्रश्नों को हल करने में बच्चे कठिनाई महसूस करें अथवा त्रुटि करें उनका कारण विश्लेषण कर आवश्यक सुधारात्मक प्रयास करते हुए उन प्रश्नों के अतिरिक्त अभ्यास हेतु अवसर दिए। अगर बच्चे कोई गलती कर रहे हैं, किसी टॉपिक को नहीं समझ पाते, तो दोबारा जो उनको समझाना है। कोविड संक्रमण के कारण बच्चों के नियमित रूप से शाला में न आने की स्थिति में अभ्यास प्रश्न बैंक के प्रश्नों को अभ्यास करने हेतु साप्ताहिक रूप से घर में उपलब्ध कराए जाएंगे। मतलब शिक्षक को ऐसा नहीं करना है कि भाई वो स्कूल में बुला ले, ये घर जाकर बच्चों को देना है, डोर टू डोर जाना है, या फिर किसी एक सुरक्षित स्थान पर कोविड नियमों का पालन करते हुए। स्वयं 10 पाठों की मैपिंग एवं ये लर्निंग आउटकम लिखा हुआ है, लर्निंग आउटकम के पाठों की मैपिंग और लर्निंग आउटकम अनुसार विषय वस्तु को समझ जाएं। तो ये शिक्षकों का कर्तव्य है। जिला स्तर पर OIC नियुक्त किए गए हैं, उनकी भी इसमें जो है भूमिका दी हुई है। तो देखिए ये इसमें सब लिखा हुआ है, आप स्वयं पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम आगे देखें लर्निंग आउटकम की मैपिंग कैसे करें, तो ये सभी शिक्षकों को अपनी कक्षा की दक्षता को जानना जरूरी है। और नेस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सीखने के प्रतिफल अनुसार मूल्यांकन करना। तो देख लेते हैं कैसे मैपिंग किया जाना है। मैपिंग में ये यहाँ पर एक प्रारूप दिया हुआ है आपको, जिसमें अध्यापकों के लिए ही ये बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यालय का नाम आएगा, जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, CRC का नाम, विषय और कक्षा अगर किसी एक शिक्षक की 2 कक्षाएं हैं तो वो 2 कक्षाएं इसमें लिख सकता है। और अगर सभी कक्षाएं पढ़ाते हैं तो सभी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया, सीखने के प्रतिफल और पाठ्यपुस्तक का संदर्भ देना है। सीखने का प्रतिफल यहाँ लिखना है कि क्या लर्निंग आउटकम है, और पाठ पुस्तक का कौन सा पाठ नंबर है और कौन सा पेज नंबर है इसमें लिखना है। और इस तरह की एक तालिका या चार्ट रूल के रखना है। देखिए आगे इसमें उदाहरण भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें उदाहरण आगे बताया गया है, जैसे आपको लर्निंग आउटकम की मैपिंग है तो क्या क्या सहायक सामग्री लगी वो भी देख लीजिए आप। पोस्टर आपके पास हैं, स्कूल में लर्निंग आउटकम के पोस्टर प्रदान किए गए थे। देखिए इस तरह के दिखते हैं वो पोस्टर। उसके बाद पाठ्य पुस्तक है आपके पास, गणित की, भाषा भारती की, जो भी आपको साधन मिल सकते हैं वो आपको बताया जा रहा है कि कहाँ से आप लर्निंग आउटकम की मैपिंग करेंगे। किताबें हैं आपके पास, उसमें भी लर्निंग आउटकम दिया है। पोस्टर पहले दिए थे, उसमें लर्निंग आउटकम दिया है। इसके अलावा जो है आपके पास एक लर्निंग आउटकम की स्पेशल बुक दी हुई है शिक्षकों के लिए, उसमें भी दिए हुए। देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है कक्षा 3 के पर्यावरण का। सीखने का प्रतिफल क्या है, परिवार के सदस्यों के साथ और उनके बीच संबंधों की पहचान करते हैं, ये लर्निंग आउटकम है 303। अब ये कहाँ मिलेगा, पार्ट 21 तरह तरह के परिवार, पेज नंबर 137 से 143 तक। मतलब एक तरह से हम इंडेक्स देखते हैं ना किसी किताब में कि भाई फला पार्ट या फला कंटेंट कौन से पेज नंबर पर कौन से पार्ट में मिलेगा। तो बस इस तरह का एक इंडेक्स तैयार करना है आपको, अनुक्रमणिका जिसको कह सकते हैं या विषय सूची कह सकते हैं। पर ये होगी लर्निंग आउटकम की मैपिंग संबंधी कि ये लर्निंग आउटकम कौन से पार्ट में मिलेगा। तो इस तरह से आपको तैयार करना है। इसमें उदाहरण देकर आपको समझाएगा। एक और उदाहरण कक्षा 5 गणित का है। त्रिकोणीय संख्या और वर्ग संख्या में पैटर्न की पहचान करते बच्चे। अब ये लर्निंग आउटकम है 515 कौन से पार्ट में मिलेगा, पार्ट 7 क्या तुम्हें पैटर्न दिखा, पृष्ठ 99 से लेकर 111 तक। तो इस तरह से मैपिंग करके आपको रखना है। चलिए शिक्षक साथियों, अब मुख्य निर्देश क्या है इसमें, 1 से 8 के सभी शिक्षकों को लर्निंग आउटकम की मैपिंग करना है। मतलब हर शिक्षक को करना है, कक्षा 1 से 8 के सभी शिक्षक को। आप जिस विषय को पढ़ाते हैं उसके लिए मैपिंग करें। संस्था प्रधान को अपने विद्यालय के अंतर्गत सभी शिक्षकों की मैपिंग सीट की समीक्षा करना है। यानी प्रधान पाठक का कार्य होगा कि भाई उसके शिक्षकों ने ये लर्निंग आउटकम की मैपिंग सीट बनाई है या नहीं। इस मैपिंग के तहत क्लस्टर स्तर पर चर्चा आयोजित की जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। नेस 2021 का फ्रेमवर्क इसमें दिया हुआ है, असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर नेस 2021। तो इसमें दिया हुआ है भाई लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, EVS, इसके 4 सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं।
बुकलेट के जो हैं, और 47 आइटम है। 90 मिनट का टेस्ट होगा, 90 मिनट का टेस्ट होगा, ठीक है, 1.5 घंटा लगभग। कक्षा 5वीं में फिर उसी तरह से 4 सब्जेक्ट जो है, ऑल 4 सब्जेक्ट इंक्लूडेड 53 आइटम होंगे और 90 मिनट का टेस्ट इसी तरह से 8वीं में देख सकते हैं आप, और 10वीं में भी। ये सीबीएसई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ये हमारे स्कूलों के लिए नहीं है। और इस तरह से जो है सभी अलग अलग, यानी पूरे संपूर्ण देश में होना है, तो ये संपूर्ण अलग अलग जगह का पूरा बताया होगा कि भाई यूनियन टेरिटरीज़ में कैसा होगा, है ना, ये सीबीएसई में कैसा होगा, अदर स्टेट में कैसे होगा, तो सब इस प्रकार से पूरी स्ट्रेटजी तैयार की गई है। और बस आज के सर्वे में नेस के बारे में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बस ये है कि दिल से प्रैक्टिस करिए और बच्चों से भी करवाइए।